हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन के बारे में मैंने 9 चैप्टर जब शुरू किया था यानी अवकलन जब शुरू किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में बताया था, फिर से अपन आज एक बार वापस से चेक करते हैं। यानी किन्हीं भी संख्याओं या एंटिटी को जोड़ना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके छोटी छोटी इकाइयों को ऐड करना और बड़ा आंसर हमको प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन हम इसके अंदर करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझा था हमने पहले भी कि जैसे मान लीजिए ये कोई शेप है, कोई निश्चित शेप तो है नहीं, अनडिफाइंड शेप है। जैसे हमको ये पता है कि भाई ये आयत है, रेक्टेंगल है, या ये हमको वर्ग दे रखा है, तो इनके जो क्षेत्रफल हैं वो किस प्रकार निकालते हैं? तो इनके कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं, उनका हम यूज करते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल भी एक वृत्त कैसा है, एक निश्चित आकृति है, तो इसका भी हमको क्या निकालना पड़ता है? एरिया। तो हम एक फॉर्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं, उससे एरिया निकलेगा। लेकिन ऐसे शेप्स या फिर अगर आपको एक वेव फॉर्म दे दी जाए इस प्रकार से इसका, तो अब हम इन जो अनडिफाइंड शेप है, अनिश्चित आकृतियां हैं, इनका मतलब जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये तो अपन ने देख लिया था, लेकिन वो कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है यह हमको पता नहीं था अनिश्चित समाकलन में। यानी चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमको यह पता नहीं था कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है और एंडिंग पॉइंट कौन सी है। अगर इस आकृति की हमको पता पड़ जाए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ये हमको अगर देख के पता पड़ जाए, आइडेंटिफाई, ये तो बस सिर्फ आपको डायग्राम के अंदर बता दूं, क्वेश्चन में हमको सीधी लिमिट दे रखी होती है। जैसे मान लीजिए x बराबर ये क्या दे रखा है, a, और दूसरा पॉइंट है हमारा x बराबर b। तो a से a पॉइंट से लगा के b पॉइंट तक हम इस आकृति का क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। तो एक निश्चित लिमिट पता पड़ गई हमको, यानी यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन होता है, जिसके अंदर अपन को बाउंड्री उसकी दे रखी होती है कि किस पॉइंट से स्टार्ट होकर किस पॉइंट पर खत्म हो रहा है, इस प्रकार जो हम समाकलन ज्ञात करते हैं, जिसके अंदर एक निश्चित आकृति की क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो वो उस प्रकार का जो समाकलन है वो निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। अनिश्चित के अंदर हमको लिमिट नहीं पता होती है, बस हम एक बता देते हैं कि भाई कोई भी एक आकृति है उसको जोड़ना है या इंटीग्रेट करना है या उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लिमिट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के मुख्य एक्सरसाइज हैं। पहली जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और हम करके हर बार जाते हैं, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन करना, प्रथम सिद्धांत से समाकलन ज्ञात करना। तो पहला जो चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज है, वो तो प्रथम सिद्धांत से हो जाएगा। दूसरा है बहुत ही आसान है, डायरेक्ट अपन को एक बेसिक जो है डेफिनेट इंटीग्रल का जो बेसिक है, निश्चित समाकलन को कैसे करना एक छोटे लेवल पे, वो हम दूसरी एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे। और तीसरी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर हमको प्रॉपर्टीज, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्लास 12th के हिसाब से, एक 6 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से निश्चित समाकलन से आएगा, और वो भी 10.3 एक्सरसाइज से। तो ये जो चैप्टर है 10वां, ये आपको कम से कम 6 से ज्यादा यानी 7-8 नंबर के आसपास के ये वेटेज रखता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th के लिए। अब अगर हो सकता है कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अगर 10.3 में से ना देके 10.1 में से, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है और आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि निश्चित समाकलन है, उसमें से पूछ लिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, पूछ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम 10.3 को, क्योंकि 10.3 में से हर साल एक 6 नंबर का लिमिट वाला बड़ा क्वेश्चन आता है, जिसमें प्रॉपर्टियों का हम यूज करेंगे। और दूसरा जो है, ये क्या आ सकता है इसके अंदर 6 नंबर में से, ये पहली एक्सरसाइज जो आज स्टार्ट करेंगे प्रथम सिद्धांत से, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से समाकलन करना वो हम आज सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम प्रथम सिद्धांत से यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको इंटीग्रेट कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर इंटीग्रेशन का कोई ऐसा करना नहीं पड़ेगा। जैसे अपन ने समाकलन सीखा था, उसका इसमें कोई प्रकार का यूज नहीं है। अब अपन को क्या दे दिया, देखिए a से b तक एक लिमिट दे दी और हमको कोई फंक्शन fx दे रखा है, ठीक है, जिसका
dx के रेस्पेक्ट में, यानी x के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वो भी कैसा, फर्स्ट प्रिंसिपल से, निश्चित समाकलन करना है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सबसे बाहर लिख देंगे h, ठीक है, अंदर क्या होगा f a प्लस h, a मतलब ये जो नीचे वाली लिमिट है, लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो लोअर लिमिट यहां पर वेरिएबल के साथ लिखना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, जहां भी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है यानी चर है, जैसे x, t, y कुछ भी हो, तो उसके साथ में हमको a प्लस h लिखना है, यानी लोअर लिमिट लगानी है यहां पर तो, और साथ में क्या लिखना है, h लिखना है। फिर f a प्लस 2h, f a प्लस 3h, ऐसे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रख के वो सारी वैल्यू सूत्र में रखनी है, और जहां जहां h दिखता है वहां वहां हमको क्या पुट करना है, 0। एक और बात, यहां पर NH अगर अपन को मिलता है क्वेश्चन के अंदर, यानी NH होता है तो उसकी वैल्यू b माइनस ए होती है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये NH की वैल्यू है। तो प्रश्न में अपन को जहां जहां NH दिखेगा अपन को ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, b माइनस ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जहां जहां केवल अकेला h दिखाई देता है वहां पे अपन को क्या पुट करना है, 0। तो मुख्य रूप से तीन बातें अपन को इसके अंदर ध्यान रखनी है। पहली, ये वाली जो टर्म है a प्लस एच, ए प्लस 2h, यानी जहां भी प्रश्न में वेरिएबल दिखाई देता है, प्रश्न जो दे रखा होगा उसमें जहां भी वेरिएबल यानी चर राशि जहां पे हमको दिखाई देती है वहां पर हमको लोअर लिमिट और प्लस में h रखना है, लोअर लिमिट प्लस में 2h, लोअर लिमिट प्लस 3h, और कहां तक चलाना है हमको, NH तक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां भी प्रश्न में NH बना हुआ दिख जाए हमको वहां पर b माइनस ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी मान लो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो ये हो गई 3 और ये हो गई 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो जहां भी हमको NH दिखेगा वहां हम 2 पुट करेंगे अगर क्वेश्चन में ऐसी लिमिट्स हो तो। दूसरी चीज तो ये हो गई, और तीसरी चीज हमारे पास इसके अंदर है कि अकेला H अगर बन जाता है, कहीं भी हमको अकेला H दिखाई देगा तो उसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, H टेंडिंग टू 0, यानी H के प्लेस पे 0, H की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू 0 का मतलब H की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ बढ़ रही है। तो जहां जहां हमको H दिखाई देगा अकेला वहां पर हम H के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे और हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम सिद्धांत से अगर समाकलन पूछता है, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से इस समाकल्य का समाकलन कीजिए, तो हमको ये वाला मेथड यूज में लेना पड़ेगा। इसके अंदर 3 या 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि हमने 11th क्लास में पढ़े थे और उनका फ्रीक्वेंट यूज आएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। तो उन फॉर्मूलों को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या यानी 1 से शुरू होने वाले, तो 1 2 3 4 अप टू n, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, n का। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, ये याद रखने की आवश्यकता आपको है नहीं। सम या सिग्मा जिसको कहते हैं अपन, कहां से, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, बात वही है, 1 से लगा के n तक की संख्याओं का योग। दूसरा फॉर्मूला है कि वर्गों का योग। अगर अपन को सारे नंबर्स का वर्ग बताओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगर ऐसे नंबर दे रखा कहां तक, n स्क्वायर तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये किसका फॉर्मूला हो गया, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का। ठीक है, तीसरा है वो चीज लिखी है मैंने, n प्राकृत संख्याओं के गणों का। इस बार क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू n क्यूब, तो यहां तक हमको दे रखा है। तो बस इसका फॉर्मूला सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और पावर क्या आ जाएगी इसकी, 2, होल पावर 2 लग जाएगी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब रिमेनिंग 3 फॉर्मूले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उनको देखते हैं कि सम और विषम संख्याओं के योग का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। अब इसका चौथा जो फॉर्मूला है वो विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी 1 से लगा के संख्या स्टार्ट होगी और सारी विषम संख्या जैसे 3 5 7 9 अप टू कहां तक, 2n माइनस 1। अब देखो कभी कभी बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि 2n माइनस 1 सर 2n प्लस 1 क्यों नहीं होती, दोनों एक ही है। जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके अंदर 2n माइनस 1 को लिया जाता है, 2n प्लस 1 भी एक विषम संख्या। अब कुछ बच्चे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि 2n माइनस 1 क्या होता है, तो यानी अगर मैं n के प्लेस पे कुछ भी पुट करूंगा, अगर मान लो मैं 0 पुट करता हूं, ठीक है ना, तो ये क्या आया माइनस का 1। अगर मैं 1 पुट करता हूं n के प्लेस पे, 2 एकम 2 माइनस 1 कितना होगा 1, यानी n के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वो एक विषम संख्या बनाएगा। इसलिए 2n माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर को।
क्लियर है? तो उन ऑड नंबर का अगर सम करना है यानी उनको जोड़ना है तो उसका योग कितना आता है, n स्क्वायर। इन सूत्रों का अपन प्रश्नों के बीच में यूज करेंगे, इसलिए सूत्र हमेशा आपको टिप्स पे होने चाहिए। 11th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, इस बार आपको एक सूत्र एको एक याद होने चाहिए। फिर है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी 10वीं क्लास में पढ़ा था अपन ने, 11वीं में पढ़ा था। एपी का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर ए क्या है, ये पहला पद, डी क्या है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल कितने पद हैं। ये सूत्र आपको सबको परिचित है, इससे तो बताने की आवश्यकता नहीं। और 11वीं के अंदर गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसका अपन ने n पदों का योगफल पढ़ा था, n टर्म का, वो क्या है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। r क्या है, सार्व अनुपात, यहां पर r जो है वो है सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है, और n कुल पद है, और a क्या है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म। तो ये बेसिक कुछ हमको 11th क्लास के फॉर्मूले जो योग वाले हैं सम के, वो पढ़ने हैं, बस ये याद रखना आप। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे, इसलिए आपको एक कंठस्थ होने आवश्यक है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो पहला और पांचवा क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले वो क्वेश्चन करेंगे, पहला और पांचवा क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। ये थोड़े क्वेश्चन क्या, थोड़े लेंथी प्रश्न है, थोड़े बड़े बड़े प्रश्न होंगे। हालांकि प्रोसेस सब में एक जैसा है, जैसा प्रोसेस मैं आपको बताना एक क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करूंगा, वैसा के वैसा सभी क्वेश्चन के अंदर वो की वो प्रोसेस लगेगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आएगी। तो उस कॉम्प्लिकेसी को दूर करने के लिए पहले हम केवल पहला और पांचवा प्रश्न करते हैं, ताकि वो प्रश्न आपको एकदम से समझ में आ जाए, क्या प्रोसेस करना है वो अगर समझ में आ गया तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां क्वेश्चन करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बात, इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने जो फॉर्मूला आपको लिखवाया है, उस फॉर्मूले के अंदर लास्ट जो टर्म बनती है, लास्ट अभी मैंने पास सूत्र लिख रखा था, उस सूत्र के अंदर जो सबसे लास्ट टर्म वो थी FA प्लस NH की, ठीक है। तो अपन को वही टर्म लिखनी है। बुक्स के अंदर दो फॉर्मूले लिखे हैं जिसमें माइनस की लास्ट टर्म आती है, लास्ट टर्म में माइनस भी दे रहा है, तो माइनस वाला सूत्र नहीं लिखना, उन दोनों में से कोई भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो दिमाग के अंदर एक ही सूत्र बिठा के रखें कि जो प्लस वाला सूत्र अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, वो ही फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सॉल्यूशन बुक देखते हैं, दूसरे टीचर्स का देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी प्लस का कभी माइनस का। तो अपन को प्लस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ताकि एक ही टाइप का जो माइंड सेट है, दिमाग के अंदर एक ही खांचा बना हुआ रहे कि भाई इसी पैटर्न से हमको करना है, और दूसरा वाला माइनस वाला हमको यूज नहीं लेना है। तो कई बुक्स और कई वीडियोस के अंदर अगर आपको माइनस का दिखाई दे तो घबराए नहीं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला में अप्लाई उसके अंदर कर सकते हैं। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और फिफ्थ करेंगे, तो उनको आप ढंग से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़े लेंथी बढ़े जाते हैं, लेकिन एक ही टाइप का पैटर्न इसके अंदर रहता है। अगर पहला और पांचवा प्रश्न समझ में आ गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हालांकि क्वेश्चन वो और भी बड़े होंगे, लेकिन पैटर्न जो है हमारे सॉल्व करने का वो यही रहेगा जो अब अपन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों के अंदर क्या करना है, इसके सूत्र को लिख देते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे अपन, क्या होगा सूत्र इसका, जैसे इंटीग्रेशन a से b, ये ऐसे चूंकि लगा के लिखेंगे, ठीक है। सिंस वी नो दैट कि a से b के अंदर इंटीग्रेशन करना है हमको fx dx का, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे आएगा h, फिर अपन को लिखना है fa प्लस h, ठीक है ना। फिर लिखना है अपन को fa प्लस 2h प्लस fa प्लस 3h और अप टू कहां तक fa प्लस nh। ये लाइन अपन को सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। ये सूत्र लिख दिया, इसको नाम देते समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के अंदर हमको ये देखना है कि इसकी ये चीजें कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्रश्न को इस प्रश्न से, मतलब इस सूत्र को इस प्रश्न से कंपेयर करते हैं, तुलना करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, ये लिख दी। b की वैल्यू यानी अपर लिमिट, लोअर लिमिट यानी नीचे वाली, लोअर लिमिट यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये लिख दिया 5। अब देखते हैं एक और चीज, fx की वैल्यू देखो, fx की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, x-2,
तो ये हमने लिख दी x माइनस 2। और तीसरी चीज मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट, जो कि थी NH। NH की वैल्यू कितनी है? b माइनस ए, यानी 5 माइनस 3। यहां लिखेंगे 5 माइनस का 3, 5 माइनस 3 यानी 2। तो ये वैल्यूज हमने एक बार निकाल के रख दी। अब इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, एफ ए प्लस एच। अब यहां पर करना क्या है? एफ ए प्लस एच लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास क्वेश्चन के अंदर? 3, तो यहां पर अपन लिखेंगे 3 प्लस एच। ठीक है, तो प्रश्न में क्या होगा? देखिए यहां पर एफ एक्स दे रखा है x माइनस 2, तो जहां वेरिएबल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर क्या दे रखा है? वेरिएबल, वहीं पे वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू क्या पुट करनी है? 3 प्लस एच। तो यहां पर वेरिएबल ये दे रखा, देखो x, तो x के प्लेस पे मैं पुट करूंगा 3 प्लस एच, और साथ में क्या है? माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1, तो ये बनेगा 1 प्लस एच। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या लिखना है अपन को? a प्लस 2h, तो यहां पे लिखेंगे 3 प्लस 2h। तो 3 प्लस का क्या आ गया? 2h माइनस का 2। तो देखो 3 में से 2 गया, बचा 1, और यहां पर क्या आएगा? 2h। तो अपन को देखते ही पता पड़ रहा है 1 प्लस h, 1 प्लस 2h, तो अब क्या बनेगा? 1 प्लस 3h। जैसे f यहां पे लिखा 3 प्लस 3h, तो यार लिखना पड़ेगा हमको f 3 प्लस 3h माइनस का 2। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो यहां आ जाएगा 3h। अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? f a प्लस nh, तो यहां पे लिखते हैं, देखिए f a की प्लेस पे 3, प्लस का क्या होगा? nh। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या बनेगी? 1 प्लस NH। तो एक ही जैसा पैटर्न रहता है, 1 प्लस H, 1 प्लस 2H, 1 प्लस 3H, तो 1 तो कॉमन आ रहा है और प्लस भी कॉमन आ रहा है, तो 1 और प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा? अप टू NH। अब हमको क्या करना है? ये सारी जो वैल्यूज है, ये वाली और ये सूत्र के अंदर रख देनी है। तो जैसे ही सूत्र में रखेंगे तो कुछ प्रोसेस करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। तो यही लिखेंगे यहां पर कि उपरोक्त ये सारे मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार रिड्यूस होता है और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहां लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, सबसे बाहर क्या था? h। अब f a प्लस h, यानी ये वाला वैल्यू क्या है? 1 प्लस h, तो यहां लिखेंगे अपन 1 प्लस h। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस का निशान, फिर ये क्या आएगा? 1 प्लस 2h, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 2h, फिर लिखेंगे 1 प्लस 3h, अप टू ये टर्म कहां तक चलेगी? 1 प्लस NH। अब देखिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज जहां पे आपको ध्यान रखना है, ये यहां पर 1 1 1 कहां तक चल रहा है? n पदों तक। तो किसी भी n पदों तक अगर चीज को जोड़ते तो n से गुणा कर दे। जैसे मान लो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5, तो 5 बार अगर 1 जोड़ना यानी 5 से 1 को गुणा करना, इनका जोड़ कितना आएगा? 5 ही आएगा। समझ में आई बात? तो यानी क्या मतलब है? 1 को किससे गुणा किया मैंने? 5 से, तो कितना आया? 5। अब 1 कितनी बार लिख रखा है? n बार, तो n बार 1 को जोड़ना क्या होता है? n को 1 से गुणा करना, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? n। तो एक बार अपन इसको अलग से लिखते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h एज इट इज, यहां 1 को एक साथ लिख दिया मैंने, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, ये तो हमने यहां तक लिख दिया। अब देखो h प्लस 2h प्लस 3h, अब इनको लिखना है तो प्लस का निशान लगाया, h प्लस 2h प्लस 3h अप टू कहां तक? NH तक। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं। अब देखिए इस वाले टर्म के अंदर, इस वाले ब्रैकेट में से h को कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इनमें सब में से h को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये यहां पे बन जाएगा 1 और यहां कॉमन आ गया h। अब क्या करना रहा क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए
अभी मैंने बताया 1 से लगा के n पदों तक का योग कितना होगा, केवल n होगा। तो बाहर तो रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां रहेगा h हमारे पास एज इट इज अभी तक, इस h को बाहर ही रखेंगे। कब यूज करना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। h यहां पर इन पदों का योग आ गया n, फिर यहां पर लगा हुआ है प्लस का निशान, तो प्लस हमने लिख दिया। अब h एज इट इज, ये h एज इट इज, 1 से लगा के n पदों का योगफल कितना होता है, तो वो होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 2। ये कहां से लिखा मैंने, सूत्र की सहायता से। अभी जो सूत्र पढ़े थे पहले, उन सूत्र की सहायता से 1 से लगा के n तक के जो पद है उनका योग मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब हम बाहर वाले h का प्रयोग करेंगे। बाहर वाले h का प्रयोग करते हैं, देखिए साहब क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h इस n से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा nh, ठीक है। और प्लस का ये देखो यहां पर हमारे पास क्या है, NH पड़ा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, H से, तो H को तो अलग ही रखते हैं और NH को अलग रखते हैं। साथ में क्या बनेगा n प्लस 1, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है। ये टर्म आ गई। बस अब NH की वैल्यू निकालते हैं, पहले निकाल ली थी 5 माइनस 3 कितना था 2, तो जहां जहां NH है वहां वहां क्या पुट करना है 2। तो देखो लिमिट H टेंडिंग टू 0, इस NH की जगह हम लिख देंगे 2, यहां भी NH के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 यहां पे बाकी क्या बचेगा H इंटू n प्लस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 2, ये 2 इस 2 से कट गया। अब देखो और कुछ करना शेष नहीं रहा, तो जहां जहां H है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 0, तो जैसे इस H के प्लेस पे 0 करेंगे ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो बचेगा क्या केवल ये 2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारा इंटीग्रेशन का, वो यहां पर लिमिट पुट करने के बाद 2 प्लस ये h इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा 0, यानी h के प्लेस पे 0 रखेंगे हम, तो यहां पे रखा 0, यहां पे क्या पड़ा है n प्लस 1, तो एक पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। तो आंसर कितना आएगा 2। समझ में आई चीज, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना नहीं है इसके अंदर, प्रथम सिद्धांत से समाकलन कभी भी पूछे तो ये एक ही पैटर्न जो हमने किया वही पैटर्न यूज में लेना है। आ गई बात समझ में। तो बस हो सकता है कभी 6 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या 3 में भी पूछ ले तो क्या गम है, अपन को पूरा प्रोसेस आता है, एक ही एक सूत्र लगाना है अपन को, 5-6 क्वेश्चन है, वही वही सूत्र सेम टू सेम प्रोसेस और बार बार रिपीटेशन के अंदर करेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ ही जाएगा। तो उतारिए इसको, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, लिमिट 0 से 2 x प्लस 4 dx। तो वो चीजें लिखते हैं, फॉर्मूला हमको मालूम है तो बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप उसको फॉर्मूले को एग्जाम के अंदर जरूर लिखेंगे, ये लिखा उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, देखो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, अब fx की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको x प्लस 4, ठीक है, और साथ में NH की वैल्यू क्या दे रखी है b माइनस ए, b मतलब कितना है अपने पास 2 माइनस 0, यानी आंसर कितना आएगा 2। अब ये मान सूत्र में रखने पर, तो वहां पे समीकरण 1 बनाएंगे आप, तो लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, लिमिट सबसे पहले हम लिमिट लगाएंगे इसकी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर आएगा h, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है f, जैसे यहां इसको यहां पे करते हैं, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे a प्लस h, a प्लस 2h इन इनकी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, फिर निकालते हैं f a प्लस h की वैल्यू, ठीक है। तो f a कितना दे रखा है 0, तो ये होगा f 0 प्लस h, तो केवल वेरिएबल के प्लेस पे हमको 0 तो लिखना नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा h की वैल्यू, तो x जहां पर भी है ये x के प्लेस पे h पुट करना है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा h प्लस यहां पर क्या है 4। अब दूसरी वैल्यू हमको किसकी बनानी है f,
0 प्लस 2h, यानी a प्लस 2h, a की वैल्यू हमको 0 दे रखी है तो 0 पुट करेंगे। अब h की जगह 2h पुट करना है, यानी वेरिएबल के प्लेस पे हमको केवल 2h, यहां पर 2h पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2h प्लस का 4। फिर वेरिएबल के प्लेस पे 0 प्लस 3h, ये वैल्यू पुट करनी है तो इधर क्या लिखेंगे, 0 तो लिखना नहीं है तो क्या बनेगा 3h प्लस 4। आई बात समझ में? अब इसी प्रकार f0 प्लस nh, इसकी वैल्यू निकालनी है तो nh प्लस का क्या बनेगा 4। तो ये वैल्यूज हमने निकाल दी। बस अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले लगते हैं लिमिट, ये लिखते हैं हम लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब h की वैल्यू देखो, h तो एज इट इज लिखना था, अब अंदर ये वैल्यूज पुट करनी होती है। सबसे पहले लिखेंगे अपन h प्लस 4, ये लिखा h प्लस का 4, फिर आएगा 2h प्लस 4, ये 2h प्लस का क्या बना 4, और फिर है यहां पे लिखते हैं 3h प्लस 4, 3h प्लस का 4, फिर nh प्लस 4, तो यहां पे लिखेंगे nh प्लस का 4, ये लिखा हमने nh प्लस का 4। ये ऐसे डैश डैश करके लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच की टर्म्स हम लिखते नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे nh प्लस का 4, ये बात आ गई। अब देखिए क्या बनता है, बाहर तो h एज इट इज रहेगा तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये h एज इट इज। अब देखो क्या टर्म है 4 4 4 4, सब जगह 4 है, तो कितनी बार 4 है, n टर्म तक। तो मैंने पहले भी बताया था n पदों तक 4 लिखेंगे। यहां इनमें से क्या बनेगा, देखो ऐसे 4 प्लस 4 प्लस 4, कहां तक, n पदों तक, n पदों तक। तो अपन को यहां इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहां मैंने कॉमन क्या ले लिया 4, ठीक है, ये तो हो गई ये चीज। फिर यहां पर h प्लस 2h प्लस 3h, तो इसमें से h कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक n तक, अप टू n पदों तक, ठीक है ना। बस अब क्या करते हैं, इनका जो वैल्यूज है, जैसा कि हमने पहले भी देख रखा है इस क्वेश्चन को, इसी प्रकार के प्रश्न को, तो इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे है h। अब 4 1 प्लस 1 n पदों तक, एक को n पदों तक जोड़ते हैं तो क्या आता है n आता है, और n को किससे गुणा करना है 4 से, तो n को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा n, मतलब इन पदों का योग तो n आएगा, और बाहर क्या है 4, तो इसको 4 को n से गुणा करेंगे तो आएगा 4n, ठीक है ना। प्लस का यहां पे लिखेंगे h जो कि पहले से मौजूद है। अब इसका 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, यानी 1 से लगा के n पदों का जो योगफल आता है वो कितना आता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, ये हमको मालूम है। अब क्या करना रहा, अब h को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4nh प्लस का, ये देखो ऑलरेडी हमारे पास एक क्या पड़ा है nh अवेलेबल है। अब ये वाला जो h होगा ना, इसको अंदर ब्रैकेट में भेजेंगे। देखो यहां पर तो nh बना हुआ है तो इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं अपन, अंदर वाले ब्रैकेट में h से गुणा करेंगे। तो अंदर वाले ब्रैकेट में क्या बनेगा, देखो n को h से किया तो क्या बन गया nh, और h को 1 से किया तो कितना बन गया 1, अपॉन में हमारे पास क्या बना हुआ है यहाँ पर 2। बस अब लिमिट h टेंडिंग टू क्या बनी हुई है 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है, यानी 0 का जो मान है, 0 की जो वैल्यू है वो h का जो मान है वो 0 के पास जा रहा है। टेंडिंग टू का मतलब होता है h जो है वो 0 के पास जा रहा है, पास जाने का मतलब वैल्यू लगभग 0 के बराबर ही होती है। कुछ पॉइंटों के अंदर कुछ वैल्यूज होती होंगी लेकिन वो लगभग 0 के बराबर मानी जाती है। तो कोरा h अपन को जहां भी दिखाई देगा वहां पर उस h के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, और जहां पर nh दिखता है हमको, एक तो यहां दिख रहा है देखो, और एक यहां दिख रहा है, और एक यहां पर दिख रहा है, तो जहां जहां भी nh दिखता है उसकी वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखी थी, क्वेश्चन के अंदर कितनी थी 2, तो वो लिखनी है बस। और जहां जहां कोरा h दिखेगा सिंगल h, वहां पर h के प्लेस में हमको 0 पुट करना है। तो देखिए यहां पर 4 nh के प्लेस पे क्या पुट करना है 2। अब जब एक बार अपन ने लिमिट
जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 4NH, अब यहां पर क्या लिखना है, NH की वैल्यू फिर से कितनी है 2, बड़े ब्रैकेट में NH के 2, H की कोरा H है तो यहां पे क्या लिखना है 2 0, और अपॉन में क्या चल रहा है 2। तो देखिए ये 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है तो 0 हटा दें वाली, तो यहां क्या बच गया 2/2, 2/2 कितना हुआ 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 ही आएगा। यहां पर क्या बना 4 दूनी 8, 2 को 1 से किया तो 2 एकम 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 10। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक पैटर्न ना इंटीग्रेशन करना है, फिर भी हमको ये क्या कहलाता है प्रथम सिद्धांत से समाकलन। इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और नहीं आए तो भी इजी मेथड है, एक बार सीख जरूर लीजिएगा इसको, ताकि हमारे पूरे नंबर आने की हम एफर्ट्स लगा के चले। मतलब अगर पूरी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन पूरी रखेंगे, तभी पूरे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं इसको ड्रॉप करके जाएं। बहुत ही आसान है, तो आप इसको कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा।